नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी डेथ 27 मई 1964 में हुई थी और आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। इन्होंने लगभग 17 साल तक एज अ पीएम काम किया। आज़ादी के बाद भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता यही थे। आइए बात करते हैं नेहरू की पर्सनल लाइफ की। नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू थे, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही रेपुटेटेड एडवोकेट थे। नेहरू जी ने स्कूलिंग इंग्लैंड से, ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज से और लॉ की स्टडी लंदन से की थी। 1916 में इनकी मैरिज कमला नेहरू से हुई थी और 1917 में इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ था। 1912 में भारत आकर इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन भारत में जब इन्होंने गरीबी और भुखमरी देखी तो वकालत में इनका मन ही नहीं लगा और शायद इसीलिए 1912 में इन्होंने कांग्रेस की एक मीटिंग भी अटेंड की। इनके पिता मोतीलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, पर नेहरू जी हमेशा ही अपने पिता मोतीलाल नेहरू के नरम दल की राजनीति का विरोध करते थे। इनका मानना था कि इस नरम रवैये से कुछ होगा नहीं, हमें नॉन कॉपरेशन शुरू करना होगा, यानी कि जितने भी भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी ही होगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को न ज्वाइन करके होम रूल लीग ज्वाइन की। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी और इनकी मांग स्वराज लेने की थी, लेकिन इसके बाद एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और होम रूल लीग एक तरीके से खत्म हो गई। इसके बाद नेहरू जी 1916 में गांधी जी से मिले और उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस की गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1920 में गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की और इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की कमान दी गई नेहरू जी को। लेकिन उसी समय चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश में भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से पार्टी में डिस्प्यूट्स हो गए और इस डिस्प्यूट्स के बाद जवाहरलाल नेहरू के फादर ने अपनी अलग पार्टी स्वराज बना ली। पर नेहरू जी ने अपने फादर की पार्टी स्वराज को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने गांधी जी का ही साथ दिया। लेकिन बाद में स्वराज पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गई और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई, जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने फिर से अपने पिता की बनाई हुई इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया और कहा, अब डोमिनियन स्टेटस का समय गया, अब तो हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, यानी कि अब सरकार हमारी ही होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कई मूवमेंट्स जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी में मिलाकर लगभग 9 साल से ऊपर जेल में रहे, जहां पर उन्होंने तरह तरह के टॉर्चर्स को झेला। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब 1946 में वो जेल से बाहर आए, तब तक भारत का परिदृश्य बदल चुका था और लगभग ये डिसाइड हो चुका था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिल जाएगी, इस साल नहीं तो अगले साल ही सही। 1946 में ही उन्हें इंटरिम कैबिनेट का अध्यक्ष बनाया गया और इस तरीके से 1947 में वो देश के पहले प्रधानमंत्री। पर 1947 में जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने तो देश के हालात उस समय बदतर थे। ब्रिटिश सब कुछ लूट कर ले गए थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, भुखमरी के हालात थे, इलिटरेसी अपनी चरम सीमा पर थी, 90% सामान विदेशों से एक्सपोर्ट होता था और देश की जीडीपी नेगेटिव में जा रही थी।
ब्रिटिश और अन्य सभी देशों के बड़े बड़े नेताओं को लग रहा था कि भारत अब सरवाइव ही नहीं कर पाएगा और जल्द ही टूटकर बिखर जाएगा। पर नेहरू जी की नीति और सूझबूझ ने ऐसा होने नहीं दिया। नेहरू जी ने बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रीज लगवाई, बड़े बड़े PSU चालू की गई और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। जैसे कि बड़े बड़े डैम्स बनाए गए जो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन करते थे और यहीं से सिंचाई और पीने के पानी भी आता था। डैम के उद्घाटन के समय नेहरू जी ने कहा भी था कि ये सभी आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यहीं से हमारा विकास शुरू होगा। नेहरू जी को यह भी पता था कि यदि देश को आगे ले जाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना ही पड़ेगा। नेहरू जी ने ही एम्स की स्थापना करवाई, IIT, जो अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जिनमें एडमिशन लेने का सपना हर स्टूडेंट का होता है, की स्थापना भी नेहरू जी ने ही करवाई। IIMS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NITs, CSIR, बार्क आदि सभी की स्थापना नेहरू जी ने ही करवाई। नेहरू जी ने ही 1952 में भारत को विश्व का पहला ऐसा देश बनाया जहां पर सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार था। उस समय विश्व के दूसरे देशों में ऐसा नहीं था। कहीं पर केवल रिच लोगों को ही वोट देने का अधिकार हुआ करता था, तो कहीं पर केवल मेल्स को ही वोट देने का अधिकार था और कहीं पर 38 से ऊपर की फीमेल्स को ही वोट देने का अधिकार था। भारत ने 1952 में एक साथ सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार दिया। आज देश में चाहे कोई पंजाब से हो, यूपी से हो, बिहार से हो या साउथ इंडिया से हो, चाहे उसका खान पान अलग हो, पहनावा अलग हो, कल्चर अलग हो, पर कहते हम सब अपने आप को भारतीय ही हैं। लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं था, पर ये सब भी नेहरू जी की ही देन है। नेहरू जी ने न केवल अपनी कैबिनेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जगह दी, बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने हमेशा गांधी नेहरू का विरोध किया, उनको भी जगह दी क्योंकि वो काबिल थे। आइए अब बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की। अक्सर लोगों को ये कहते सुना ही होगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उस समय प्रधानमंत्री बने होते तो देश की दशा और दिशा दोनों ही अलग होती। नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों में कभी इतना विरोध था ही नहीं जितना हमारे सोशल मीडिया ने बना दिया। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बन भी जाते तो 1950 में बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी और 3 साल में वो कैसे देश की दशा और दिशा बदल देते, ये तो मीडिया वाले ही बता पाएंगे। आइए बात करते हैं नेहरू जी की कुछ वायरल तस्वीरों की। नेहरू की वायरल तस्वीरों में उन्हें स्मोकिंग करते हुए या लड़कियों के साथ अक्सर दिखाकर उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है। पर क्या सिगरेट पीने से किसी की कैरेक्टर लेस होने का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है? और अगर केवल स्मोकिंग करने से ही किसी के कैरेक्टर लेस होने का सर्टिफिकेट दिया जाने लगेगा तो हमारे भारत की आधी से अधिक जनता कैरेक्टर लेस हो जाएगी। रही बात लड़कियों की फ़ोटोज़ की, तो अगर आप फ़ोटोज़ को उनके फैमिली मेम्बर से मैच कराएंगे तो कितनी ही फ़ोटोज़ उनकी फैमिली मेम्बर्स की ही निकल आएंगी, जैसे कि ये पॉपुलर फ़ोटो। इस फ़ोटो में नेहरू जी अपनी बहन विजय लक्ष्मी के साथ हैं। अब इस दूसरी फ़ोटो को देखते हैं। इस फ़ोटो में इसमें नेहरू जी अपनी भांजी के साथ हैं। ये तस्वीर नेताजी के मित्र विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई की है। मृणालिनी साराभाई को नेहरू जी अपनी बहन ही मानते थे। इस फोटो में बताया जाता है कि ये फोटो भारत के अंतिम वायसराय माउंट बैटन की पत्नी एडविना की है, जो कि झूठ है। ये तस्वीर भारत की पहली महिला फोटोग्राफर एंड जर्नलिस्ट होमाई व्यारावाला की है।
हुमायूं अरावाला नेहरू जी को अपनी आइडल मानती थी और उन्होंने खुद ये फ़ोटो क्लिक करवाई थी। और अगर बात करें पाकिस्तान विभाजन की, तो ये सभी का कंबाइंड डिसीजन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और देश के दूसरे बड़े लीडर्स भी इस डिसीजन में शामिल थे, क्योंकि उस समय उन नेताओं को भारत में गृह युद्ध के आसार नज़र आ रहे थे। इसलिए पाकिस्तान विभाजन के लिए सभी राजी हो गए। तो पाकिस्तान विभाजन के लिए केवल नेहरू या गांधी को दोषी ठहराना सही नहीं है। रही बात 1962 के इंडिया चाइना युद्ध की, तो नेहरू जी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि चाइना पर विश्वास करना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और वो कभी सदमे से उबर भी नहीं पाए और 27 मई 1964 में उनकी डेथ हो गई। विश्व के बड़े बड़े नेता नेहरू जी की नीतियों के कायल थे और कायल हैं, पर नेहरू जी को सबसे ज़्यादा उन्हीं के अपने देश में क्रिटिसाइज़ किया जाता है और वही लोग करते हैं जिनको आज़ाद कराने के लिए नेहरू जी ने अपना आलीशान जीवन छोड़कर 9 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। देश को आज चलाना तो आसान है, पर जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, तब देश को जोड़ के रखना बहुत मुश्किल था। सच तो ये है कि अगर गांधी, नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग ना होते, तो शायद आज हम क्रिटिसाइज करने के लायक भी ना होते। अब चाइना को ही देख लो। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और चाइना 1949 में, यानी कि हमसे 2 साल बाद। फिर भी चाइना हमसे आगे है, क्योंकि जब चाइना में डेवलपमेंट की बात होती है तब हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब वहाँ एजुकेशन की बात होती है तब हम मंदिर मस्जिद करते हैं, और जब वहाँ मेडिकल की बात होती है तब हम राम रहीम करते हैं। पर आखिर कब तक? आज हमारे यूथ को ये समझना होगा, क्योंकि देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब उन्हीं की है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप इस वीडियो को विराम की ओर ले चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।